नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? जैसा कि हमने पाठ 6 में पढ़ा था, स्वस्थ जीवन कब रहता है? जब हमारा तन सुखी रहता है। उसी को लेकर के आज हम अगला जो हमारा अध्याय है, पाठ नंबर 7, बालक का स्वप्न, उसका अध्याय करेंगे। देखो, इस पाठ के अंदर बालक का जो स्वप्न है, इसके अंदर क्या कहा गया है? अगर हम पाठ का सार देखते हैं तो प्रस्तुत पाठ, ये जो हमारा पाठ है, इसमें बताया गया है कि अगर हम कुछ करने के लिए सपने देखें, कुछ करने के लिए मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अगर हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ करने के लिए सपने देखते हैं तो वो सपने क्या होते हैं? वो हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, और उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय और हमें क्या होना चाहिए? हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। जब तक हम लोगों में दृढ़ निश्चय नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक हम किसी कार्य को कर नहीं सकते हैं। और अगर दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास होगा तो एक दिन हमारे सपने जो है वो जरूर पूरे हो सकते हैं। तो ये जो आपका पाठ है बालक का स्वप्न, इसमें भी यही बताया गया है कि एक छोटा सा बालक होता है जो कि उसे एक सपना आता है और उस स्वप्न को वो कैसे पूर्ण करता है। तो बहुत ही आनंददायक, बहुत मजेदार जो ये है हमारी स्टोरी है, हम इसको पढ़ेंगे। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें अपने आप ही जो है वो इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए, किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? तो एक सेठ था जिसके कि एक लड़का नौकरी करता था, आपको दिख ही रहा है ये यहाँ पे। तो एक रात्रि को क्या हुआ कि वह स्वप्न में चिल्लाया और कहा कि अरे, सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर कहा कि अरे, चिल्ला क्यों रहे हो? है ना, क्यों चिल्ला रहा था? तो वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं है। अब लड़के ने कोई सपना देखा पर वो उनको बताना नहीं चाह रहा था। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, दोबारा से पूछी, और वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। अब वो क्या हुआ, जो सेठ था वो उस लड़के के पीछे पड़ गया। कहता है, या तो तू मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे या अपने सपने की बात बता दे, या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। तो अब आगे क्या हुआ, लड़का जो था वो चतुर था, होनहार था। चतुर मतलब समझदार था, है ना, और वो होनहार भी था। तो उसने नौकरी को छोड़ दिया। उसने अपनी जो पढ़ाई थी उसको चालू रखी। चालू मतलब पढ़ाई को उसने छोड़ा नहीं था, है ना। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। पहले वह सेठ के यहाँ नौकरी करता था, उसके बाद में उसको गांव के जो जमींदार था उसके यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। अब जो सेठ था वो जमींदार के कपड़े लेकर के आया, तो उसने लड़के को वहां काम करते देखा। लड़का कौन था? जिसको सपना आया था। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बताई। अब वो जो सेठ था उसने जमींदार के यहाँ काम कर रहा था, तो जमींदार को बताया कि इस लड़के को स्वप्न आया था और इसको मैंने क्यों निकाला, उसकी सारी बात उसने जमींदार को बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा कि, अब वो जमींदार के यहाँ काम कर रहा था, तो जमींदार ने बुलाकर कहा कि लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। अब जो सेठ था और जो जमींदार था, उन लोगों को लगा कि पता नहीं ऐसे सपने में क्या बात हुई है, तो वो उस चीज के लिए उत्सुक होते हैं, उन्हें जिज्ञासा होती है। तो वो कहते हैं, जमींदार उसे बुलाकर कहा कि लड़के, या तो तू मुझे अपने सपने की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि उसको सेठ ने कह दिया था। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। तो देखो, यहाँ पे धुन का पक्का मतलब अपनी बात का पक्का था, जो सोचनी थी उस बात को उसे करना ही है, और वह दृढ़ निश्चयी भी था, अर्थात उसने निश्चय कर लिया था। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। अब उसने उसको भी कुछ बात नहीं बताई और वह नौकरी से जो है वो अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। अब उसने क्या किया, अपने पढ़ाई को चालू रखा, और पढ़ाई चालू के बाद में वह किसी अपनी सूझबूझ से मतलब अपनी समझदारी से वो राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया, और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अब उसने तो दृढ़ निश्चय किया था और उसको धुन का भी वह पक्का था कि उसको पढ़ना ही है, तो धीरे धीरे वो अपनी सूझबूझ से राजा का मंत्री बन गया।
अचानक से अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक, अचानक से एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, क्या पूछा? अचानक से क्या हुआ? जमींदार राजा के यहाँ आया, उसने पहचान लिया और राजा से सारी बात बता दी, है ना। तो जब सारी बात बता दी तो फिर क्या हुआ? तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और धीरे धीरे उन्नति करके एक दिन राजा का मंत्री भी बन गया। तो यहाँ पे आपने देखी ये बात कि वो जब अपनी सूझबूझ मतलब अपनी समझदारी से तो उसने काम किया ही, साथ में उसने क्या किया, अपना उसका एक दृढ़ निश्चयता और एक मेहनत थी, लगन थी। मतलब अगर हम सोच लेते हैं कि हमें यह कार्य करना है तो वह कार्य हमारे निश्चितता से हो जाता है। अचानक से क्या हुआ कि एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया और उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा। अब उसने उसे पहचान लिया और जमींदार ने भी पहचान लिया था, तो उसने राजा को भी सारी बात कह दी। अब राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा। मंत्री कौन था? वही लड़का जो है वो मंत्री बन चुका था। तो कहता है कि मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? तो राजा पूछता है कि आपने यहाँ जो सेठ थे वहां पे क्या सपना देखा था? तो आप या तो वह जो सपना आपको आया था, जो स्वप्न आपको आया था वो हमें बताइए, या फिर आप क्या कर लीजिए, दंड के लिए तैयार हो जाइए। अब दंड तो इसलिए मिलना था क्योंकि राजा को भी लगा कि वो मंत्री जब तो बन गया, परंतु वो छिपा रहा है। तो मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। अब मंत्री ने उस राजा को भी स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने क्या किया? राजा नाराज हो गया, राजा गुस्सा हो गया उससे और उसने मंत्री को जेल में डाल दिया। कैद खाना मतलब जेल, उसको जेल में डाल दिया। जब कैद खाने में डाल दिया तो कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा मतलब पहले के समय में क्या होता था, जब राजा होते थे, जैसे अभी हमारे पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान में हमारा पड़ोसी देश है नेपाल है, तो इस प्रकार से जो पड़ोसी राजा थे जो आपस में युद्ध करते थे, इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची, अर्थात युद्ध करने के लिए आया। उसने सीमा मतलब जो बाउंड्री थी उस पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी। घोड़ियां, घोड़ों का स्त्रीलिंग। तो 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। अब राजा जो था वो मंत्री की चतुराई जानना चाहता था, तो उसने क्या किया, घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई और समस्या का जो है वो कोई हल नहीं कर सका। अर्थात यहाँ पे पता नहीं लगा कि कौन है। अब राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। राजा का जो नौकर था और बंदी मंत्री था, मतलब जो वो बालक था, उसे वो भोजन देने के लिए जाता था। उसने सारी बात जो है उस मंत्री को बताई और राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, अब जो राजा का मंत्री था वो क्या कहने लगा, वो कहने लगा कि इसमें कौन सी कठिन बात है ना। दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ, जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। अब उसने मंत्री ने जो है वो क्या कहा कि ये कोई कठिन बात नहीं है, आप दोनों को जो है वो नदी में नहलाने के लिए ले जाओ, ठीक है। और जब जो पहले आगे नदी में घुसेगा वही माँ है और जो पीछे चले वही बेटी है। अब ऐसा जो है मंत्री का नौकर, जो राजा का जो नौकर था जो मंत्री को खाना देना चाहता है, उसने इसका हल निकाला। इसके बाद उसी प्रकार से के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे, मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है अपनी सेनाएं हटा ली। तो मंत्री ने अपनी बुद्धि लगाई और बुद्धि चातुर्य से क्या किया, मंत्री ने जवाब भी दिया। तो जो पड़ोसी राजा हमला करने के लिए आए थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मन मन में ये बात सोच ली कि इन्हें तो हराना कठिन है और उन्होंने अपनी सेनाओं को जो है वहां से हटा लिया। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। अब क्या कहा उसने, क्या संदेशा भिजवाया, जो पड़ोसी राजा युद्ध करने के लिए वहां आया था, तो उसने यह कहा कि इसने तो सब बातों के जवाब दे दिए हैं, तो इसे हराना तो कठिन है। तो उसने क्या कर लिया, अपनी सेनाओं को भी हटा लिया और एक मैसेज दिया, एक संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों का हल किया है उसे हम अपनी कन्या का विवाह जो है करना चाहते हैं। तो इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी
अब क्यों प्रशंसा होने लगी? क्योंकि उसने उसकी समस्याओं का जो है वो निराकरण कर दिया था, है ना? तो चारों तरफ उसकी जो है प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का, जो राजा की, जो पड़ोसी राजा आया था उसकी अपनी कन्या का जो है विवाह उसने क्या कर दिया, उसका विवाह कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद में इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी। पहले तो सब इसको दुत्कार रहे थे, परंतु जब इसने अपने दृढ़ निश्चय से एक अच्छा कार्य किया तो जो राजा था उसने भी इसको संपत्ति, चल और अचल, मतलब जो धन था, संपत्ति थी, वो सारी दी और उसने अपने कन्या का विवाह उससे कर दिया। अब कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ, सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। कौन सा राजा? जिसके यहाँ वो मंत्री था और जिसका वो राजा का बेटी का पति, मतलब उस कन्या का जो है पति बना था। तो उसने क्या किया, उसने अपने यहाँ आमंत्रित किया। किस किस को आमंत्रित किया? मंत्री ने दोनों तो राजाओं को बुलाया, जमींदार को बुलाया, सेठ को बुलाया, है ना, सबको यहाँ पर बुलाया। और जब वे वहां सब उपस्थित हुए तो उस समय यहाँ मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। अब जब वो सारे जने वहां पर आए, जमींदार आया, वहां पे दोनों राजा आए, है ना, तो वो सेठ आया, तो उन्होंने क्या देखा कि जब ये सब वहां पर उपस्थित हुए तो उस समय जो मंत्री था वो मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे, है ना। तो महल में तो बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, विशाल कमरे होते हैं और सुंदर सुंदर सजे हुए होते हैं, है ना। तो सुसज्जित कक्ष में लेटे थे, उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। अब ये वही बालक था जिसने कि सेठ की, जमींदार की, सबकी नौकरी छोड़ दी थी, निकाल दिया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उनके उसके आसपास बैठे थे। किसके आसपास बैठे थे? उस राजा जो मंत्री राजा बना था उसके आसपास बैठे थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था। अब स्वप्न उसने बता दिया। मंत्री राजा ने कहा कि जो दृश्य आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, कौन सा दृश्य था उस समय? कि रानी बैठी है, उसके चारों तरफ नौकर बैठे हैं, कोई पंखा झाल रहा है, कोई पानी पिला रहा है, बड़ा सारा विशाल कक्ष है, सुंदर सा जो है कमरा है। तो ये सब उसने, मंत्री राजा ने क्या था, स्वप्न में देखा था। और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य। उस जो सेठ था उसने तो सुन ही लिया था, तभी से तो वह पूछ रहा था कि तुम्हारे सपने में आखिर ऐसा क्या आया था। तो बताता है कि तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, ओहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते, है ना। क्योंकि अगर उनको पता लग जाता तो हो सकता था ना कि वो मौत के घाट जो है उतर जाए। क्योंकि कोई भी मार सकता है कि वो राजा सोचता है कि हो सकता है ये मेरे को मार करके राजा बन जाएगा तो मुझे मार दे, तो इसलिए वे सोच रहा था कि सपना नहीं बताना। मंत्री भी यही बात सोच रहा था। फिर उसके बाद में जो जमींदार था वो भी यही सोच रहा था, क्योंकि उनको तो सपना पता ही नहीं था, तो उन्हें लग रहा था कि क्या सपना है। तो वो कहता है कि अगर मैं अपना सपना उस दिन आपको बता देता तो हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत, मतलब आपके मन में लालच आ सकता था कि ये राजा बनेगा, इससे अच्छा इसको मार दो, है ना। अपमान कि हमसे छोटा होकर के और ये राजा बन जाएगा, तो ये अपने आप में एक अपमान हो गया। और ईर्ष्या कि एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव रखना, तो इसके वशीभूत होकर आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो आपने इस बात को देखा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए, आपके मस्तिष्क में कोई विचार आता है तो पहले आप उस कार्य को पूर्ण कीजिए। जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है उसके बाद में
उसके विषय में किसी से चर्चा कीजिए। अगर आप पहले ही चर्चा करने लग जाएंगे तो वो कार्य हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई लोभ में, कोई ईर्ष्या में, या फिर कहीं ना कहीं जलन के भाव से भी उस कार्य में हमारे विघ्न आ सकता है। तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले अपना कार्य, अगर हमारे दिमाग में, हमारे दिल में कोई विचार चल रहा है कि हमें ऐसा कुछ करना है, तो हमें इधर उधर उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें उस काम पर दबाव देना चाहिए, उस काम को देखना चाहिए, है ना। जब सोच समझ करके जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तब हमें चर्चा करनी चाहिए। और जिस कार्य के बारे में हम सोचते हैं, समझते हैं, उसे योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति जो है वो महान बन सकता है। तो ये जो हमारा पाठ था, ये पाठ हमारा किसके द्वारा लिखित है, निरुपमा कश्यप। आपको इसका नाम याद करना है। किसके द्वारा रचित है ये पाठ, निरुपमा कश्यप। और पूरे पाठ में हमने क्या सीखा, हमें हमेशा अपनी बुद्धि, अपनी चतुर्यता से काम लेना चाहिए, हमें व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं तो उन विचारों को पूर्ण करना चाहिए, बल्कि उसकी इधर उधर चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो सबको समझ में आ गया कि अपनी सूझबूझ से, अपनी चातुर्यता से और अपने दृढ़ निश्चय से उस बालक ने किस प्रकार से कार्य को अंजाम दिया। और ऐसे कार्यों को अंजाम दे करके कोई भी व्यक्ति जो है, सूझबूझ और चतुरता अगर व्यक्ति अपनाता है तो कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो इस पाठ को जिसने लिखा उनका नाम है निरुपमा कश्यप। इसको आप याद रखिए, ये जरूरी है। अब देखिए, हम हमारा ये जो पाठ है वो पूर्ण हो गया है। हम थोड़े से इसके प्रश्न, जो शब्दार्थ है आपके, वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले आया स्वप्न। स्वप्न का अर्थ क्या होता है, सपना। चतुर, चालाक। अकस्मात, कई बार कहते हैं ना कि अचानक से हो गई ये बात, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अकस्मात मतलब अचानक। दंड, सजा। समस्या, उलझन। अचल संपत्ति, स्थायी संपत्ति। विशाल, बड़ा। सज्जित, सजाया हुआ। अतिरिक्त, अलग या भिन्न। अतिरिक्त का अर्थ क्या होता है, या तो अलग होता है या भिन्न होता है। दृश्य, जो दिख रहा है वह क्या है, दृश्य है। ईर्ष्या, अभी हमने ईर्ष्या पढ़ा ना यहाँ पे, जलन। ईर्ष्या मतलब जलन। वशीभूत, वशीभूत क्या होता है, किसी के वशीभूत हो जाना। वशीभूत मतलब किसी का वश में किया हुआ, ठीक है। योजनाबद्ध, योजना अनुसार या विधिवत। निष्ठा, आस्था या श्रद्धा। कर्म, कार्य या काम। तो ये हुए हमारे शब्दार्थ। अब देखिए, इसमें उच्चारण के लिए, उच्चारण के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। इसको हम हमारी कॉपी में नहीं करते हैं, परंतु हमें बोलना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को बोल करके नहीं करेंगे तो वो हमें कैसे आएगी। बोलते कुछ है और लिखते कुछ है, तो वो हमारी रॉन्ग हो जाती है। जैसे देखिए, अब कई लोग बोलते हैं उम्र, उम्र नहीं होता, ये क्या होता है, उम्र। इसको क्या बोलते हैं हम, उम्र। रात्रि, ठीक है, रात को क्या बोलते हैं, रात्रि। स्वप्न। अब यहाँ पर जहां पर भी आधा वर्ण आता है उस पर दबाव देना होता है। जैसे देखो, स्व, स्व, प, न, स्वप्न, ठीक है। चिल्ला, अब लय, ये द्वित व्यंजन हो गए। लय और लय का एक बार से दूसरी बार भी प्रयोग हुआ है, तो इनको हम क्या कहेंगे, द्वित व्यंजन। जो दो बार आते हैं व्यंजन, वो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। चिल्ला, जैसे क्या कहते हैं ना हम, कच्चा, पक्का, तो मिट्टी, ऐसे चिल्ला। भाग्य, अन्यथा, अकस्मात। दंड, बुद्धि, प्रशंसा, सज्जित, अतिरिक्त, आमंत्रित, विशाल, पत्नी। तो ये हो गए हमारे उच्चारण के लिए। अब देखिए, यहाँ पे सोचें और बताएं। यहाँ पे हम जो है पीडीएफ के माध्यम से करेंगे। आप लोगों को मैंने जो है चैप्टर समझा दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर है वो अपनी ही बुक के अंदर एक बार प्रैक्टिस के लिए करने हैं, ताकि हम जब अगला आगे जब कल मिलेंगे तो हम हमारा इस चैप्टर को पीडीएफ के माध्यम से इसके प्रश्न उत्तर जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, ठीक है, आप सबको समझ में आ गया ये पाठ।
यहाँ पर बस आप लोगों को क्या करना है, शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, कहानी को अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। ये कहानी है, एक तरीके से ये कहानी है, तो इसकी जो लेखिका लेखक जो भी है उसको याद कीजिए और अपनी कहानी को याद कीजिए। और सब बच्चे घर पर ही रहिए, अपना ध्यान रखिए।